हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यू 2023 के बारे में। ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि पीवाईक्यूज लगाना बहुत ज़रूरी है और पीवाईक्यूज हमें मिल कहाँ पे रहे हैं। सारे dextercam.in पे जाओगे, सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। सेल्फ अटेम्प्ट शीट भी मिलेंगी और सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और वीडियोस तो यूट्यूब पे अपलोड ही होंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू सारे मिलते रहेंगे धीरे धीरे करके। मैं अब जल्दी जल्दी मतलब जल्दी से अपलोड करूंगा, रोज एक वीडियो के मान लो तुम वैसे आते रहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि स्टूडेंट हैज स्टडीज द डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस AB3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ही ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा में क्या मिल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। देखो, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन लगाने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि तुम डेटाबेस को एनालाइज कर पाओ और यूनिट्स के साथ खेल पाओगे तो आसानी से काम चल पाएगा और प्रोपोर्शंस तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है लगातार और हर बार डबल हो रहा है। 50 से 100 हो गया, 100 से 200 हो गया, 200 से 400 हो गया। और जो टी हाफ है देखो, वो पहले 4 सेकंड था, फिर 2 सेकंड रह गया, फिर 1 सेकंड रह गया, फिर आधा रह गया। तो यानी कि टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? प्रेशर के। टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है प्रेशर के। तो हम क्या कह सकते हैं कि टी हाफ का जो जनरल फॉर्मूला होता है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर n-1। अब a की पावर n-1 का है या फिर कहते हैं प्रेशर की पावर n-1। अगर हम प्रेशर के टर्म से डील करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं भाई कंसंट्रेशन की पावर के n-1 के प्रोपोर्शनल होता है। अगर n की वैल्यू हम कितनी डाल दें, 0 डाल दें, तो क्या आ जाता है? फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। n की वैल्यू 1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोपोर्शन कैसा है। प्रोपोर्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो इसकी वैल्यू 1 है, पी की पावर 1, तो n-1 इज इक्वल टू 1 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर कितना आएगा इसका? 2 आएगा। कैसे निकाला, बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने क्या किया, पहले इस टेबल को एनालाइज किया। इस टेबल को एनालाइज करके हमें ये पता लगा कि प्रेशर बढ़ रहा है तो टी हाफ घट रही है, यानी कि प्रेशर और टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो क्या होगा कि जैसे जैसे मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या कहेंगे कि भाई ये टी हाफ जो है वो ए की पावर n-1 के बराबर होता है और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 50 के लिए 4 आ रहा है, 100 के लिए आ रहा है, तो पी की पावर 1 के हिसाब से लीनियरली वेरी कर रहा है। तो हमने 1 लिख दिया, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा होता है कि जो टी हाफ होती है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और लीनियरली वेरी करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? लीनियरली वेरी करने का मतलब 1 अपॉन के हिसाब से लीनियरली वेरी कर रही है। ऐसा मत कहना कि वो एक्सपोनेंशियल मतलब वैसे 1 अपॉन एक्स के हिसाब से वेरी कर रही है। 1 अपॉन एक्स को अगर बनाओगे तो लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ केमिकल रिएक्शन a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, द ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू a एंड b। ए और b दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमें काफी अच्छी सी इंफॉर्मेशन ये दे दी गई है, दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। तो हमें पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x और y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो अगर हम पहले वाले एक्सपेरिमेंट को देख लें, अब इसमें भी देखो डेटा एनालाइज करो। पहले वाले के रिएक्शन के लिए लिखा है रेट इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला के ए की पावर 1 और बी की पावर 1, यही तो लिखेंगे भाई, यही लिखेंगे। अब रेट जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है? पहले के लिए 0.10 इज इक्वल टू के की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया 20 की पावर 1 इंटू 0.5 की पावर 1। तो के की वैल्यू आ गई 0.1 अपॉन 10। के की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1/10। 20 का ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गई, यानी कि 10⁻⁻2 आ गई। ये के की वैल्यू आ गई। ठीक है, यूनिट्स की अभी चिंता नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट को अगर देखें, ये तो एक्सपेरिमेंट 1 हो गया। अब अगर एक्सपेरिमेंट 2 को देखो ध्यान से भाई, जब एक्सपेरिमेंट 2 को देखोगे तो रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 0.40। हमें के की वैल्यू पता है क्योंकि के केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो के की वैल्यू हमें पता है। तो इससे क्या आ गया, ये x की वैल्यू में यहाँ पे x की पावर 1 रख दिया और ये y की वैल्यू 0.5 है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। अगर y की वैल्यू 0.5 है तो हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.5। इससे ये कैंसिल कर दिया तो ये कितनी आ गई? ये आ गई 400/5 यानी कि 80 आ गई। तो x की वैल्यू 80 आ गई भाई, आ गई x की वैल्यू 80। ऐसे ही y की वैल्यू थर्ड एक्सपेरिमेंट से निकाल लेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है कि 0.80 इज इक्वल टू के की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻², ये है 40 और ये हो गया y। आसान बात है। ठीक है,
तो ये कितना हो गया, y की वैल्यू आ गई कितनी, 0.8 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 40। तो ये कितना हो गया, ये हो गया कितना, 80/40। ये 80/40 हो गया भाई, देखो आसानी से आ रहा ना, 80/40 हो गया, 80/40 हो गया, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई थी कितनी, 80। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऐसा ऑप्शन सी आ रहा है। तो हम आंसर किसे मार्क करेंगे, हम सी को मार्क कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वेरिएशन ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ एन एंजाइम इज कैटलाइज्ड, enzyme catalyzed reaction with substrate concentration is correctly represented by the graph। अब देखो क्या होगा कि जैसे जैसे एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, कम होता जाएगा। और रिएक्शन का रेट कम होगा तो रिएक्शन कैसे आएगी, अब लीनियरली वेरी करेगी। ठीक है, एंजाइम के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान करेंगे, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे रेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और करेक्टली रिप्रेजेंट करना हमें द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब इसे हम क्या कहेंगे कि ये लीनियरली वेरी करेगा, और लीनियरली वेरी करके क्या आएगा, बी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम बी मार्क करेंगे, तो ये कर दिया मार्क। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, अगला देखो ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर चाहो तो तुम इसे कर भी सकते हो, चाहो छोड़ सकते हो, फिर भी मैं कर देता हूँ, तुम्हें ठीक लगेगा देखने में। कह रहा है फिजियो एब्जॉर्प्शन, फिजियो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मल्टीलेयर होता है। ठीक है, और उसमें जो एनर्जी होती है वो 20 to 40 किलोजूल पर मोल खर्च होती है। केमी एब्जॉर्प्शन जो होता है, केमी एब्जॉर्प्शन जो है वो सिंगल लेयर होता है। ठीक, ये जो है वो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है, क्योंकि गैसियस रिएक्शन है और आयरन सॉलिड है। और एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन हम क्रोमेटोग्राफी से करते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग मिला सकते हैं। ये तुम लोगों ने कम पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी वगैरह पर डिपेंडेंट है। तो ये हम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राम से निकाल रहे हैं, इसे सरफेस का मत ही मानो तो ही ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, पहले का 2 सेकंड का फर्स्ट, पहले का 2 सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, और थर्ड का फोर्थ का थर्ड। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन तो SN1 रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सी है, SN1 रिएक्शन है। तो इसका जो रेट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, रेट लिखा जाएगा कैसा कि K इंटू C6H5 होल थ्राइस CCl की पावर 1, है ना, CCl की पावर 1। तो क्या होगा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा रेट भी बढ़ता जाएगा लीनियरली। ठीक है, आसानी से बात समझ में आ रही है। OH पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, और पेरिडीन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसके लीनियरली वेरी कर नहीं रहा, क्योंकि ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दैट गोज फ्रॉम A to B इन द स्टेप्स शोन बिलो। ठीक है, अब स्टेप्स कौन कौन सी हैं, स्टेप 1 2 3 है। तो जब ए से चले बी पे, तो यहाँ पे बन गया इंटरमीडिएट 1 और यहाँ पे बन गया इंटरमीडिएट 2। इंटरमीडिएट 1 और 2 बन गया, यहाँ पे एक एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट आई, यहाँ पे आई और यहाँ पे आई। तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने हो गए, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट हो गए 2। अब इन तीनों में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे ऊंचा हम्प ये वाला है। तो स्टेप 2 जो होगी वो कैसी होगी, RDS होगी। क्यों, क्योंकि सबसे ऊंचा हम्प होने की वजह से क्या होगा, सबसे ऊंचा हम्प होने की वजह से होगा ये कि जो मतलब रेट होगा वो सबसे कम आएगा उसमें, वो स्लो रिएक्शन चलेगी। ठीक है, तो 2 इंटरमीडिएट आ गए, 3 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ गया, और सेकंड जो है वो हमारा क्या आ गया, RDS आ गई। RDS समझ में आई कैसे आया, RDS आई क्योंकि हम्प की ऊंचाई सबसे ज्यादा हो गई है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जिसमें सबसे ज्यादा होगी वो रिएक्शन कैसी होगी, रिलेटिवली स्लो होगी, तो हम उसे RDS कह सकते हैं। तो आंसर इसका क्या मार्क कर देंगे, 3 मार्क करेंगे, तो आंसर आ गया सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है जरा। क्या कर रहा है, द करेक्ट रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम फॉर ए पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन क्या करता है, कैटलिस्ट का काम होता है, अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे कम कर देता है और प्रोडक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, कैटलिस्ट प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता है, केवल एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो इसमें देखो प्रोडक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये गलत हो गया। इसमें प्रोडक्ट अलग बन गया, इसमें प्रोडक्ट सेम है, लेकिन इसमें क्या है,
एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई है, तो आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई है? कम हो गई है कैटलिस्ट डालने के बाद। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आसानी से, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अ मॉलिक्यूल undergoes two independent first order reaction whose half lives are 12 minutes and 3 minutes. If both concentration are occurring, if both the reaction are occurring, then the time taken for 50% composition of the reaction is, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल है, दो इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जा रहा है, तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दोनों फॉलो कर रहे हैं। ऐसे करके K1 और K2 लिख दो, यहाँ कहीं B और C में जा रहा है। ठीक है, तो K1 प्लस K2 जो होगा उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हो जाएगा K1 अपॉन टी हाफ, मतलब K1 प्लस K2 कितना हो जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ। इसका टी हाफ ले लेते हैं 12 और इसका ले लेते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ यानी कि 3। ठीक है, तो K फाइनल जो है वो आ गया कितना? 0.693 इंटू 3 प्लस 12 अपॉन 36। ठीक, 3 प्लस 12 अपॉन 36 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.693 इंटू ये हो गया 15/36, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 5/9। तो ये आ गया 0.693 इंटू 5/9, ये के फाइनल की वैल्यू आ गई। ठीक, ये क्या आ गई? के फाइनल की वैल्यू आ गई। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई? इसके लिए अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की लिखें तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ अपॉन के फाइनल। तो ये होगी 0.693 अपॉन 0.693 इंटू 5/9, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 9/5 आ गई। तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमें 50% कंपोजिशन पे निकालना था, तो हमें टाइम पीरियड ही निकालना था, हाफ लाइफ ही निकालना था। तो ये कितनी आ गई? ये आ गई कितनी? सॉरी, ये 9 नहीं, यहाँ पे 12 आएगा यार, 12 से काटा ना, 3 से काटा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया। ये सिली मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं यार, इन्हें मतलब माइंड मत करो ज़्यादा। ठीक है, ये हो जाती हैं कभी कभी, तो इन्हें माइंड मत करो। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे 12 हो गया और ये कितना आ गया? 2.4 मिनट्स आ गया। ठीक है, 3 से काटा था ना, 3 पचे 15, 3 और 12 3 36। ठीक है, तो ये 2.4 मिनट्स आ गया। तो आंसर क्या लिख देंगे हम लोग? नियरेस्ट इंटीजर पे लिखना है तो कितना लिखेंगे? आंसर हम 2 लिखेंगे इसका। नियरेस्ट इंटीजर पे आंसर इसका कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। बात समझ में आई कि दो पैरेलल काइनेटिक्स चल रही थी, पैरेलल काइनेटिक्स हमने के फाइनल निकाला और के फाइनल निकाल के हमने उसका टी हाफ निकाल दिया। सवाल को स्लो करेंगे, आसानी से करेंगे तो जल्दी से लग जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? द रिएक्शन ट्वाइस NO प्लस Br2 गिव्स ट्वाइस NOBr टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग मैकेनिज्म। एक फास्ट रिएक्शन दी, एक स्लो रिएक्शन दी, हमें ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनमें क्या करना है? ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए हम स्लो स्टेप के लिए क्या लिखते हैं? रेट लॉ लिखते हैं। तो स्लो स्टेप के लिए रेट लॉ लिखा, तो आर की वैल्यू लिखी K इंटू NOBr2, और जो स्लो स्टेप है उसे हम क्या मान लेते हैं? उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब जो रेट लॉ है उसमें इंटरमीडिएट नहीं आ सकते, तो इसमें ये क्या है? ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, तो इसे हम एलिमिनेट करेंगे। इसे क्या करेंगे? एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेट फर्स्ट रिएक्शन से करेंगे। तो पहली इक्वेशन के लिए के इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं? के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं NOBr2 डिवाइडेड बाई NO इंटू Br2। तो यहाँ से NOBr की वैल्यू कितनी निकल आएगी? NOBr की जो वैल्यू निकल आएगी वो आ जाएगी के इक्विलिब्रियम टाइम्स NO इंटू Br2 आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम टाइम्स NO इंटू Br2 आ जाएगी। अब यहाँ पे से उठा के पुट कर दो बेटा, तो बस क्या आ जाएगा कि R की वैल्यू आ जाएगी के इंटू NO का होल स्क्वायर, और के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Br2। तो ओवरऑल ऑर्डर जो आ जाएगा वो ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 + 1 यानी कि 3 ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से सवाल लगना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये सवाल थ्योरी में भी करवा रखा है मैंने, और तुम थ्योरी में देखोगे तो वहाँ पे भी तुम्हें इसका पूरे 2-3 सवाल लगे हुए मिल जाएंगे। तो आंसर इसका क्या लिख देंगे? आंसर इसका हम 3 लिख देंगे। राइट, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि T87.5 is the time required for the reaction to undergo 87.5 completion and TF is the time required to undergo 50%। ये तो सिंपल सी बात है। अब T85.5 आएगा कैसे? जरा दे देखना कि T से जब T हाफ गया, भाई T हाफ में मतलब कितना होता है? हाफ लाइफ होती है। दूसरी हाफ लाइफ कितनी आएगी? मतलब 50% पे हाफ लाइफ आई, 75% पे सेकंड हाफ लाइफ आई, और
5 पे थर्ड हाफ लाइफ आई, 85 87.5 पे ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये क्या हो गई, थर्ड हाफ लाइफ हो गई। थर्ड हाफ लाइफ आ गई माने कि जो टी है वो टी जो 87.5 है वो 3 हाफ लाइफ के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा कि हर हाफ लाइफ के लिए टाइम तो सेम ही लगेगा। तो कितने हाफ लाइफ लगेंगी, 3 हाफ लाइफ लगेंगी जब 87.5 रिएक्शन खत्म हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। अगर तुम मैथमेटिकली इसे पूरा सॉल्व करना चाहोगे तो दैट आल्सो यू कैन डू। तो उसमें क्या करोगे, पहले टी हाफ की वैल्यू निकाल लो, फिर उसके बाद निकाल लो किसकी, टी 87.5 की, तो तुम्हें अपने आप 3 टाइम्स मिल जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। मतलब मैं करके दिखा दूं, चलो देख लेते हैं, करके भी देख लेते हैं। के की वैल्यू कितनी हो जाती है 2.303 अपॉन टी, अब टी को 50 रख दे, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2 लिख दें इसे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन टी 50 इंटू लॉग ऑफ 2। तो टी 50 को हम लिख सकते हैं क्या, 2.303 अपॉन के लॉग 2, ठीक। अब अगर दूसरे के लिए के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2.303 अपॉन 87 टी 87.5, तो इसे लिख देंगे लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन, अब 87.5 है यानी कि बचा कितना होगा, 87.5 तो खत्म हो गई, तो ये बचा कितना 12.5% बचा, तो इसे हम लिख दें इंटू 10⁻⁻² ए नॉट, लिख सकते हैं भाई। 100 में से 87.5 खत्म हो गया तो कितना बचा 12.5 बचा परसेंट, ठीक। तो इसे लिख दिया, तो ये हो गया 2.303 अपॉन टी को लिख दें के यहाँ पे लिख दें, और टी को 87.5 लिख दें, इज इक्वल टू लॉग लिख दें, ए नॉट से ए नॉट तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 100 अपॉन 12.5, यानी कि क्या आ गया 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 8। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें लगे सर ने जल्दी कर दिया, इसलिए नहीं, जल्दी नहीं कर दिया, देखो लॉजिक से तो करोगे तो जल्दी ही हो जाएगा सवाल। इसे इंटू 3 लिख दो और यहाँ पे लिख दो लॉग 2, तो ये किसके बराबर है, ये टी हाफ के बराबर है, तो ये 3 टी हाफ के बराबर आ जाएगा, ठीक। ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 टी हाफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर 3 आ जाएगा इसका, कोई समस्या इसमें मुश्किल परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ए गैस गिव्स 2b गैस प्लस C gas in a first order is a first order reaction. The initial pressure of the system was found to be 800 mm of mercury, which increased to 1600 mm of mercury after 10 minutes. The total pressure of the system after 30 minutes will be, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम रिएक्शन लिखेंगे, ए गैस से क्या बन रहा है 2b गैस बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल हम लोगों ने क्लास नोट्स में भी कर रखे हैं, अगर तुम निश्चय बैच में देखोगे जाके तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पे इसका प्रेशर हमने कितना माना, इनिशियल प्रेशर कितना था 800 था, तब ये 0 0 होंगे। t इक्वल्स टू 10 मिनट्स आते आते ये कुछ 800 माइनस पी हो गया, ये बच गया 2p और ये बच गया p, ठीक। तो कह रहा है कि इंक्रीज टू 1600, तो टोटल प्रेशर p टोटल कितना दिया हुआ है हमें 1600 mm ऑफ मरकरी दे रखा है, विच इज इक्वल्स टू 800 माइनस p प्लस 2p प्लस p, तो p से p कैंसिल हो गया, तो 2p की वैल्यू आ गई कितनी 800, तो p की वैल्यू आ गई 400, ठीक। अब p की वैल्यू 400 आ गई, तो हम इससे k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.303 अपॉन टी, टी का मतलब 10 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर था 800, इनिशियल प्रेशर कितना है 800 है, और अपॉन 800 माइनस 400, p की वैल्यू यही निकली, तो ये आ गया k की वैल्यू आ गई 0.693 डिवाइडेड बाय, ये तो हाफ हो गया अपॉन 10 यानी कि 0.0693 मिनट इनवर्स। अब हमसे कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि 30 मिनट्स बाद सिस्टम का टोटल प्रेशर कितना होगा, तो k की वैल्यू तो फिक्स रहनी है कितनी 0.693 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 पॉइंट, या फिर इसे ऐसे ही रख देते हैं और बढ़िया तरीके से, इसे और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसे अभी ऐसे ही रख लो थोड़ी देर के लिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए कह रहा हूँ। तो इसे लिख लो 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 30 लॉग ऑफ 800 अपॉन 800 माइनस p कुछ लेंगे,
ठीक, फिर से पी प्राइम या कुछ वाई मान लो, इसे एक्स मान लो। ठीक, कुछ प्रेशर कम हो गया। अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की या एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स निकाल देंगे। देखो ये तो कैंसिल हो गया इससे, ये आ गया 3, तो 3 log 2 इज इक्वल टू हो गया log ऑफ 800 अपॉन 800 माइनस एक्स। तो इसे लिखते हैं log 8 इज इक्वल टू log 800 अपॉन 800 माइनस एक्स। तो एंटी लॉग ले लें दोनों तरफ, तो 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 800 माइनस एक्स। ठीक, तो 6400 माइनस 8x इज इक्वल टू 800 आ जाएगा। तो 8x की वैल्यू आ जाएगी 5600, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 600 mm ऑफ मरकरी। ओ सॉरी 700, 8 7 56 होता ना, 700 mm ऑफ मरकरी आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, 700 mm ऑफ मरकरी आ गई। अब p टोटल निकालना है, तो p टोटल कितना आ जाएगा, कितना था 800 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। तो ये हो गया 800 माइनस 700, मतलब 800, इसे सॉल्व भी कर दो तो क्या आ गया 800 प्लस 2x यानी कि 800 प्लस 1400 यानी कि कितना आ गया आंसर, 2200 आ गया। कितना आ गया, 2200 mm ऑफ मरकरी आ गया। तो आंसर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2200 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। सवाल को धीरे से तसल्ली से आराम से लगाया जा सकता है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, सवाल को मैनेज करना है तुम्हें। देखो लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज समझने के सवाल के बाद सवाल को अगर मैं चाहता था तो 0.693 अपॉन 10 भी रखता, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत आती, तो मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या किया, उसे 2.303 अपॉन 10 रख लिया, क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा था कि 30 मिनट पे निकालना है। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स आपस में कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे थे। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ए टू बी द डेल्टा एच फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 20 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन दी हुई है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज 300 जूल, ठीक है, किलो जूल है। व्हेन द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, ये इनवर्स हटा देना यहाँ से ना, ये इनवर्स हटा देना यहाँ से। ठीक, व्हेन द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड कीपिंग द reactant concentration same, the rate of the catalyzed reaction was the rate of catalyzed reaction at 27 degree centigrade is found to be same as that of uncatalyzed reaction at 27 degree centigrade। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन हमें बैकवर्ड रिएक्शन की बतानी है। ठीक है, अब देखो इसमें ग्राफ बनाने का क्या फायदा है। एक तो हमें ग्राफ बनाने का ये फायदा हो जाएगा कि जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है हमें एंडोथर्मिक दे रखी है, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 20 किलो जूल पर मोल, ये हमें दे रखी है कितनी, 300। ठीक, जब कैटलाइज्ड रिएक्शन होगी तो ये पाथ अपना चेंज कर देगी और यहाँ आ जाएगी। तो ये कैटलाइज्ड का है, ठीक, और ये कैसा है, ये अनकैटलाइज्ड का है। कैटलिस्ट कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, रेट को बढ़ा दिया, इसीलिए कम टेम्परेचर पे अचीव हो जा रही है। तो हम जानते हैं अगर हमें दोनों के लिए रेट सेम आ रहा है तो K1 कैटलाइज्ड लिख देते हैं यहाँ पे, और K अनकैटलाइज्ड लिख देते हैं। ये दोनों सेम करने हैं, तो K की वैल्यू क्या होती है, A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी टू, और ये ए कैटलाइज्ड है और ये अनकैटलाइज्ड लिख देते हैं। ठीक, अब ए से कैंसिल हो गया, तो ln ले लिया, तो माइनस ये कैटलाइज्ड की हमें निकालनी है, ये कैटलाइज्ड की हमें कैलकुलेट करनी है, अपॉन आर की वैल्यू कितनी ले ली, आर की वैल्यू आर रहने देते हैं, टी की वैल्यू हमें दे रखी है 300। अनकैटलाइज्ड के लिए हमें क्या दे रखा है, अनकैटलाइज्ड क्या दे रखा है कि माइनस ई ए अनकैटलाइज्ड अपॉन आर इंटू टी की वैल्यू दे रखी है 600। ठीक, और अनकैटलाइज्ड का तो हमें ई ए भी पता है, तो ई ए कैटलाइज्ड अपॉन आर इंटू 300 इज इक्वल टू ई ए कैटलाइज्ड जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, अनकैटलाइज्ड कितना दे रखा है 300 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन आर इंटू 600। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ये कैटलाइज्ड जो आ गया वो 150 किलो जूल आ गया। ठीक, 150 किलो जूल आ गया, ये आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन का, किसका आया, फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो इधर से इधर जाने का जो आ गया रेट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का, जैसे हम कह रहे हैं कितना ये आ गया 150, हमें ये वाला निकालना है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड।
ठीक, तो डेल्टा एच फॉरवर्ड किसके बराबर हो गया, डेल्टा एच की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड हो गया 150 और माइनस ई ए बैकवर्ड हमें निकालना है। तो ई ए बैकवर्ड कितने किसके बराबर आ गया, ई ए बैकवर्ड आ गया 130 किलो जूल के बराबर आ गया। ठीक है, तो आराम से सवाल पढ़ोगे धीरे धीरे तो लग ही जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना लगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी, ठीक, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी द हाफ लाइफ इज 30 मिनट्स। ठीक है, ए टू बी के लिए हाफ लाइफ कितनी है, ए टू बी के लिए जो हाफ लाइफ है वो 30 मिनट्स दे रखी है मैं। ठीक है, ए टू बी के लिए हाफ लाइफ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 मिनट्स दे रखी है मैं। अब कह रहा है कि द टाइम टेकन फॉर 75%, तो कितनी हाफ लाइफ लगी, 2 हाफ लाइफ लगी। ये तो सिंपल बात है, कितनी हाफ लाइफ लगी, 2 हाफ लाइफ लगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 हाफ लाइफ लगी, तो टाइम कितना लग जाएगा, 60 मिनट्स। ये तो सिंपल सवाल था, ओरली पढ़ के हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज द रेट कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू 4.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकंड इनवर्स। ठीक है, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑन द फॉलोइंग इज, और आर हमें बताने हैं। तो k की वैल्यू हमें दे रखी है और हाफ लाइफ हमसे पूछी है और रिएक्शन कंप्लीशन के बारे में पूछा है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंप्लीट तो हो ही नहीं सकती। हाफ लाइफ हम निकाल लेते हैं, टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, टी हाफ की वैल्यू आ गई 0.693 अपॉन के, ये आ गई 0.693 डिवाइडेड बाय 4.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 था, ऊपर जाके +3 हो गया, तो ये हो गया 693 अपॉन 4.6। ठीक, तो इससे जो आंसर आ गया वो आ गया कितना, 150.6 सेकंड आ गया। ठीक, 150.6 सेकंड आया, यानी कि दूसरा भी गलत हो गया। अब कह रहा था टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% रिएक्शन इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10%। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो T90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T90 की वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 अपॉन 10, यानी कि हो जाएगी 2.303 अपॉन के। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक, और लॉग T10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T10 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे लॉग 10 लिखी तो चाहे तुम, लॉग 10 की वैल्यू वैसे तो बनी है 1 ही है, तो अपॉन के हो गया लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 90%, अब 10% खत्म हुई तो 90 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, अब इसे देखना जरा सॉल्व करने भाई, 2.303 अपॉन के, इसे लिख दें लॉग 10 माइनस 2 लॉग 3। ठीक, तो ये आ गया 2.303 अपॉन के 1 माइनस 2 इंटू 0.4771, लॉग की वैल्यू दे रखी, क्या लॉग की वैल्यू नहीं दे रखी, 2.477 ले लें। ठीक, अब क्या निकालना है, T90 अपॉन T10 निकाल देते हैं, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 0.406 बचेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा लगभग 25% के 25 टाइम्स के बराबर। तो ये बात तो सही लिखी हुई है, सी स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये तो बिल्कुल हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। प्रूफ वाले सवाल है, देख रहे हो कि मेंस का सवाल इतना लंबा आ गया है कि प्रूफ करना है। तो कहता है क्या कि के की वैल्यू कितनी होती है, 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स होती है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, a अपॉन एक्स होगी, या x अपॉन a होगी, सॉरी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने परसेंट टूट गया, तो a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई e टू द पावर के टी। तो a माइनस एक्स अपॉन a की वैल्यू आ गई e टू द पावर माइनस के टी। तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए की वैल्यू आ गई ई टू द पावर माइनस के टी। तो x अपॉन ए की वैल्यू आ गई, x अपॉन ए की वैल्यू आ गई कितनी, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये स्टेटमेंट भी सही होता हुआ दिख रहा हम लोगों को, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब कह रहा है द रेट कांस्टेंट, रेट एंड द रेट कांस्टेंट हैव द सेम यूनिट्स। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है सही, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट तो सेकंड इनवर्स आई और रेट की यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये कितने स्टेटमेंट सही हुए, 2 स्टेटमेंट सही हुए। बेहतरीन सवाल था, इसे 2 बारी लगाना। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि for the reaction chemical reaction X2Y, the rate of formation of product is plotted against the time as shown in the figure. The number of correct statement in the following. ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ से 1 से 2 तक, 0 से 1 तक कैसा है, लीनियर ग्राफ है।
ये एसिम्प्टोटिक है और फिर यहाँ पे यहाँ कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये कह रहा है, तो कह रहा है क्या कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, ये तो नहीं हो सकता। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का 1 कैसे होगा, क्योंकि ये लीनियर आ रहा है, तो टाइम के साथ अगर रेट बढ़ रहा है तो यहाँ पे 1 हो गया। एसिम्प्टोटिक आया यानी कि क्या हुआ कि वो कुछ अलग तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। अब पता नहीं किस नेचर से वेरी कर रहा है, क्योंकि एसिम्प्टोटिक का मैं एग्जैक्ट कर्व नहीं पता और फिर कांस्टेंट हो जा रहा है यानी कि जीरो ऑर्डर है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि बी वाला हमारा सही है कि इसका ऑर्डर सही सही हम ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। कह रहा है रीजन 1 एंड 3 कैन बी फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। ये कहना बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये कहना बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा सही क्योंकि हम ये कंफर्म होके नहीं कह पाएंगे कि ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कांस्टेंट क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड स्टेप में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो जाए और थर्ड में जाके क्या हो जाए, मतलब नीचे जीरो ऑर्डर है, ठीक। अच्छा, 1 में तो फर्स्ट ऑर्डर है ही नहीं, ठीक है। कह रहा है द रीजन टू द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, ये सही हो सकता है कि रिएक्शन रीजन 2 में कैसे हो जाए फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि क्या कर रहा है, कर्व हल्का सा घूम रहा है, तो घूम रहा है। एसिम्प्टोटिक कर्व किस में आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आएगा और किसी में नहीं आएगा। द रीजन टू द ऑर्डर ऑफ द सेकंड ऑर्डर इन द रिएक्शन रेंज इज 0.129, ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ गया इसके, 2 सही हो गए, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें, तो ऐसे सवालों को पेपर में इग्नोर करना होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि तुम क्लैरिटी से इसका आंसर नहीं कर पाओगे, ये दिक्कत आएगी, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है फॉर द रिएक्शन ए टू बी द रेट कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन एट 200 एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस रिस्पेक्टिवली द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या कि log k2 बाई k1 इज इक्वल टू होता है 2.303 ई अपॉन 2.303 आर, ई अपॉन 2.303 टाइम्स आर 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। ये तो हमें अर्नेस इक्वेशन से पता है। वैल्यू रख देते हैं, लॉग ऑफ k2 की वैल्यू कितनी है 0.05 अपॉन 0.03, ये की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 2.303 है। 2.3 हम ऐसे ही ले लेते हैं क्योंकि एल एन की वैल्यू दे रखी है इतनी और आर की वैल्यू 8.3 दे रखी है। 1 अपॉन 300 हो गया 200 माइनस 1 अपॉन 300, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया log 5 अपॉन लाइक 3 इज इक्वल टू हो गया ई ए अपॉन 2.3 इंटू 8.3, ये हो गया कितना 100 अपॉन 200 इंटू 300। log 5 की वैल्यू दे रखी है तो इसे माइनस करके लिख दें तो 0.7 माइनस 0.48 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303, सॉरी 3 इंटू 8.3, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 अपॉन 600, ठीक है। भैया वैल्यू रख के केवल सवाल को लिखना है और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया 0.22 इज इक्वल टू ई ए अपॉन, दोनों डेसिमल हटा दें तो आ गया 23 इंटू 83 इंटू 6, ठीक। 23 इंटू 83 इंटू 6, तो ई ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.22 इंटू 23 इंटू 83 इंटू 6, दैट टर्न्स आउट टू बी 2519.88। तो इसे हम जो अप्रॉक्सीमेट कर देंगे वो कितना कर देंगे 2520 जूल पे कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना था आखिरी में, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, मैं ये मानता हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर ये मैं मतलब मल्टीप्लाई तो करके यार मैं कैलकुलेटर तुम्हारे सामने खोल के करूँ ये ठीक नहीं रहेगा, इसे डायरेक्ट आंसर लिखना ही ठीक रहता है। ऐसे में तो मल्टीप्लाई करके देख लेना तो 2520 ही आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है, अगला सवाल क्या कर रहा है कि ए एंड बी आर टू सब्सटेंसेस अंडरगोइंग रेडियोएक्टिव डिके इन अ कंटेनर, द हाफ लाइफ ऑफ ए इज 15 मिनट्स एंड दैट ऑफ बी इज 5 मिनट्स। तो ए की हाफ लाइफ कितनी है 15 मिनट्स है और बी की हाफ लाइफ हमें दे रखी है 5 मिनट्स, ठीक। अगला क्या कर रहा है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए, बी इज इक्वल टू 4 ए है, ठीक। And they both start decaying at the same time, how much time it will take the concentration for them to become same। तो देखो A से A/2 आने में कितना टाइम लगेगा 15 मिनट्स लगेंगे, हाफ लाइफ है। B की वैल्यू किसके बराबर है 4A के बराबर है, तो ये 4A से 2A आ जाएगा कितने देर में 5 मिनट में, 2A से A आ जाएगा कितना और 5 मिनट में, और A से A/2 आ जाएगा कितने में और 5 मिनट में। तो 15 मिनट बाद ये क्या होंगे आपस में
बराबर हो जाएंगे तो आंसर हम 15 लिख देंगे। कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं है, केवल लॉजिक से सवाल को कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, चलो अगला सवाल फिर से नंबर ऑफ स्टेटमेंट वाले। नंबर ऑफ स्टेटमेंट वाले सवाल इन जनरल बेटा कठिन होते हैं, स्लो होके लगाना पड़ता है, आराम से लगाओ इसे। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गिवन स्टेटमेंट विच is or are correct करा है, the stronger the temperature dependence of rate constant higher will be the activation energy। बिल्कुल सही बात है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस उतना ही ज्यादा होगा, ये अर्नेस इक्वेशन से देखा जा सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इफ एक्टिवेशन एनर्जी हैज इफ अ रिएक्शन हैज जीरो एक्टिवेशन एनर्जी इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ई ए की वैल्यू जैसे भाई के इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी है, अगर ई ए ही जीरो हो गई तो फिर तो खत्म ही हो गई ना कहानी। करा स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट स्मॉलर, ये तो गलत ही बात हो गई। इफ देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर एंड द रेट कांस्टेंट इट मींस दैट द रिएक्शन हैज नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी। ये हम लोग क्लैरिटी से नहीं कह पाएंगे, और नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी में भी रिलेशन आएगा जरूर। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे आंसर, 2 आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, फिर से नंबर ऑफ स्टेटमेंट वाला आ गया। कह रहा है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब की बार हमें बताने कि इनकरेक्ट कितने हैं। ठीक, तो कह रहा है द सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। क्योंकि टी हाफ जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट के, प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट के। तो ए नॉट जैसे जैसे कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे हाफ लाइफ भी कम होती जाएगी। तो ये तो सही बात लिखी है। कह रहा है अ सब्सटेंस अपीयरिंग एज रिएक्टेंट इन अ केमिकल इक्वेशन में not affect the rate of the reaction। a substance appearing as a reactant may not affect, बिल्कुल सही बात है, वो जीरो ऑर्डर होगा तो अफेक्ट नहीं करेगा रेट को। ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल नंबर, नहीं बिल्कुल नहीं, मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, तो ये गलत हो गया। कह रहा है द रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट जीरो एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आर मोल इनवर्स। अब जीरो ऑर्डर के लिए निकालनी तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा के ए की पावर जीरो। तो इसकी के की यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर सेकंड, तो यानी से लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये तो सही लिखी हुई है पहली बार। सेकंड ऑर्डर के लिए लिखेंगे आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर टू। तो ये हो गया क्या, क्या मोल पर लीटर सेकंड इज इक्वल टू के इंटू मोल पर लीटर सेकंड की पावर, मोल पर लीटर की पावर टू। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई कितनी, मोल इनवर्स, ठीक, लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक, तो ये भी सही लिखा हुआ। तो कितने स्टेटमेंट गलत हो गए, एक ही गलत हुआ, तो आंसर इसका क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। एक ही गलत हुआ स्टेटमेंट इसमें। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है KClO3 की रिएक्शन FeSO4 से कराई और H2SO4 से कराई, तो KCl FeSO4 और वाटर बना। कह रहा है द अबव रिएक्शन studied at 300 Kelvin by monitoring the concentration of FeSO4, ठीक है, in which the initial concentration was 10 molar, after half an hour it becomes 8। ठीक है, एक कह रहा है कि कितना हो गया, कितना हो गया कंसंट्रेशन, कह रहा है 8.8 मोलर हो गया। ठीक है, कह रहा है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ FeSO4 इज, ठीक है। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ FeSO4 निकालना है, तो अगर हम इसके लिए रेट लॉ लिखें तो -1/6 डी ऑफ FeSO4 अपॉन dt कैन बी रिटन एज 1/3 टाइम्स Fe2SO4 होल थ्राइस अपॉन dt लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। अब हमें रेट निकालना है, तो रेट क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज रेट। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 10 माइनस 8.8 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, टाइम लगा हमारे पास कितना, हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स। सेकंड्स में कर लें तो सेकंड में, क्योंकि मैं आंसर सेकंड में निकालना, तो ये हो गया 1.2 अपॉन 1800। तो ये रेट आ गया किसका डिक्रीज होने का, FeSO4 का आ गया। तो हमें ये जो वैल्यू गिवन है वो dFeSO4 बाई dt की गिवन है। ठीक, dFeSO4 बाई dt की ये वैल्यू हमें गिवन है। हमें निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ FeSO4। तो हम इसे अगर इधर ले जाएं, इसे अगर हम इधर ले जाएं, क्या लिखते हैं, तो dFeSO4 बाई dt को हम लिख दें क्या,
2 इंटू डी Fe2SO4 होल थ्राइस बाई dt। ठीक, और इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी, 1.2 अपॉन 1800 दे रखी है, 1.2 अपॉन 1800 दे रखी है। तो ये कितना आ गया, यहाँ से काट दें तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक, 0.6 से यहाँ डेसिमल हटा दिया, ये 1/3 हो गया। तो हो गया 1/3 इंटू 10⁻³ ये आ गया D Fe2SO4 होल थ्राइस अपॉन dt। यही हमें निकालना था। तो इसे हम अगर डिवाइड करते हैं तो 333.33 इंटू 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या लिख देंगे, 333 लिख देंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक सवाल है, तुम्हें बिल्कुल हिलगाने की कोशिश की गई। ये इस लाइन से क्या तुमने सीखा यहाँ से कि हम रेट यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, रेट यहाँ से निकालना था, ये बात को ध्यान में रखते हुए सवाल को आगे चलाना था। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, द कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड ए बी, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वाज फाउंड टू बी दिस, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। अब देखो, इस ऑर्डर निकालने के लिए क्या करो कि रेट कांस्टेंट की तुम्हें यूनिट दे रखी है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कितनी है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, कुछ मत देखो, केवल यूनिट से देखो, स्मार्टली काम करो। है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये तो सेकंड ऑर्डर की है। यूनिट किसकी है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए निकालने की कोशिश करें, ये तुम्हें थोड़ा याद रहेगा तो आसानी रहेगी कि ए की पावर 2 लिख दें इसे। ठीक, तो ये हो गया कितना, मोल पर लीटर सेकंड, और ये हो गया के इंटू मोल पर लीटर की पावर 2। तो के की यूनिट क्या आ जाएगी, के की आ जाएगी मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक, तो ये आंसर सीधे इसका n=2 लिख देंगे, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है, इफ अ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद बी फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद द रेट कांस्टेंट दिस, द टाइम टेकन बाई ए टू रिड्यूस फ्रॉम 7 ग्राम टू 2 ग्राम। ठीक है, तो इसे हम ग्राम में डायरेक्ट डील कर सकते हैं, क्योंकि मोल्स निकालेंगे तो एम से एम तो कट ही जाएगा आखिरी में। रेशियो लेना हमें, के की वैल्यू क्या होती है, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए माइनस एक्स होती। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर हम मोलर मास ले लेंगे तो दोनों से क्या हो जाएगा, मोलर मास तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सीधे वैल्यू दी है 2.303 अपॉन टी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू दी है 2.011 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया लॉग 7 अपॉन 2। ठीक, तो ये कितना आ गया, टी की वैल्यू आ गई 2.303 डिवाइडेड बाय 2.303 अपॉन 2.011 इंटू 10⁻⁻3 लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 2 लिख दें। ठीक, अब भाई इसे सॉल्व करना है, बहुत गंदी कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे। तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.011, और ये हो गया लॉग 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.845 माइनस 0.301। इन सबको गुणा भाग करके सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.623 इंटू 10⁻3, यानी कि इसे 623 सेकंड्स लिखा जा सकता है। ठीक है, डिवाइड करना है, बहुत यार मतलब एफर्ट लगेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में वो करनी ही पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं अपने पास में ना। काइनेटिक्स का सवाल थोड़ा रुक के हाथ साथ के लगाना। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन इफ द टाइम टेकन फॉर 60% रिएक्शन इज दिस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द टाइम टेकन फॉर 90% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू कितनी हो गई, 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, 540 लॉग ऑफ 100/60, 100/60 नहीं 40 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 60% कंप्लीट हो गई। तो ये आ गया कितना, के की वैल्यू हो गई 2.303 अपॉन 540 लॉग ऑफ 10/4 इज इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन टी हमें निकालना है, लॉग ऑफ 10/100/10। तो ये तो लॉग 10 बचा। ठीक, तो 2.303 से 303 कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये हो गया 1/540, ये हो गया 1 माइनस 2 लॉग 2 इज इक्वल टू 1 टी। तो टी की वैल्यू आ गई कितनी, 540 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पॉइंट कितना दे रखा, 0.6। तो 540/0.4, 540/0.4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से ऊपर भेज दो। तो आ गया 4 एकम 4 बचा 3, 1 4 3 12 बचा 2 4 5 20, 1350 आ गया। ठीक, मिनट्स में, सेकंड्स में। ठीक है, तो 1350 आंसर हो गया इसका।
ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा था, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट इनवर्स। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन टू रिड्यूस टू 1/32 ऑफ इट्स लेवल्स। अब देखो 1/32 पे जाना है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल लो भाई। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होती है 1/2 की पावर n इज इक्वल टू वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम्स हाफ लाइफ। तो 5 इंटू 20 यानी कि 100 मिनट्स लगेंगे, मतलब 20, अच्छा रेट कांस्टेंट दे रखा है। 5 इंटू टी हाफ की वैल्यू कितनी है, टी हाफ की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी 0.693 अपॉन के कितना है 20। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व कर दो जरा, ये 5 चौक 20 आ जाएगा। तो जाएगा 693 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 बचा कितना, 2 4 7 28 बचा 3 3 2 5। ठीक, तो ये आ जाएगा 17.232 17.32 इंटू 10⁻²। तो आंसर हम कितना लिख देंगे इसका, 17 लिख देंगे। ठीक, सिंपल था ये। नंबर ऑफ टी हाफ निकालेंगे, 1/32 कैसा होगा, पहले हाफ फिर 1/4 1/8 1/16 और 1/32, तो 5 हो जाएंगे। ऐसे भी देख लो 1/2, ये 1 से 1/2, 1/2 से 1/4, 1/4 से 1/8, 1/8 से 1/16, 1/8 16 से 1/32। तो 1 2 3 4 5 हाफ लाइफ लग गई, है ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है द अबव रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 50 मिनट्स, द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज। अब हमें टी हाफ का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पता है क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2 के होता है। अब ए नॉट अपॉन 2 के होता है तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई ए नॉट अपॉन 2 टी हाफ। तो ये हो गई ए नॉट अपॉन 100, 50 दिया हुआ है 50 मिनट। अब के की वैल्यू कितनी हम लिखते हैं, के की लिखते हैं 1/t ए नॉट माइनस ए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिंपल है, रेट तो लिखा ही जा सकता है। इसे लिख दें क्या, ए नॉट अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/t। हमें क्या निकालना है, 1/4 करना है, तो ये हो गया ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 4। तो ए नॉट से ए नॉट तो कैंसिल हो गया, तो 1/100 किसके बराबर आ गया, 3/4t। ठीक, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 300/4 यानी कि 75 मिनट्स आ गई। तो आंसर कितना लिख देंगे, 75 मिनट लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम द एक्टिवेशन एनर्जी इज 30 किलोजूल पर मोल, and for adsorption of hydrogen on nickel the activation energy is this. The logarithmic ratio of the rate of chemabsorption on equal areas of the metal is। अब हमें क्या करना है कि लॉगरिथमिक रेशियो निकालना है। तो k1 की वैल्यू है a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 30 अपॉन टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर 300 है, तो इसे टी और आर ही लिखा रहने देते हैं। ठीक, और K2 की वैल्यू कितनी हो गई, a इंटू ई टू द पावर माइनस 41.4 अपॉन टी इंटू आर। ठीक, अब कह रहा है एल एन के वन अपॉन एल एन के टू की वैल्यू निकालनी है। तो एल एन के वन अपॉन एल एन के टू वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अगर हम एल एन ले लेंगे दोनों तरफ और रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा तो EA2 माइनस EA1 अपॉन आर टी हो जाएगा इंटू 2.3। लॉगरिथमिक रेशियो निकालना है, तो लॉगरिथमिक रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे लॉग ले लो, एल एन की जगह लॉग ले लो, लॉग K1/K2 करता है। ठीक, तो ये 2.303 से और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसे हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसे लॉग ले ही लो, लॉग K1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लॉग K1 वैल्यू हो जाएगी लॉग ए माइनस 30 अपॉन, या इसे ई ए ही लिख दें अगर, EA1 अपॉन टी आर, और ये लॉग K2 की वैल्यू जो हो जाएगी लॉग ए माइनस EA2 अपॉन टी आर।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना 41.4 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू है 300, आर की वैल्यू आर रहने देते हैं 8.3 गिवन है और इसकी वैल्यू हो गई 2.3, ठीक। तो ये हो गया कितना 11.4 इंटू 10⁻³ किलो जूल में दे रखा है, तो 300 इंटू 8.3 इंटू 2.3, ठीक। अब इससे 2 जीरो काट दिए तो ये आ गया 114 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8.3 इंटू 2.3, ठीक। अब इसे जब सॉल्व कर दोगे तो ये 1.99 आ जाएगा, 1.99 आ जाएगा, तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसे मतलब कैलकुलेशन है यार, मतलब अगर इसे कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 3 3 9, 3 8 24, तो ये हो जाएगा 38 बाय 8.3 इंटू 2.3, ठीक। और 16 दूनी 32, तो 1 पॉइंट मतलब 16 टाइम्स 2.3 और 8.3 का मल्टीप्लाई कर लेना, 38 से डिवाइड करना, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा 1.99, तो इसे 2 लिख देंगे। ऐसे ही कैलकुलेशन करनी होती है, इससे ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2023 के काइनेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब एक नए क्वेश्चन सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, तुम्हारे चैनल है, बढ़ाना पड़ेगा इसे आगे, है ना यार। चलो मिलते हैं, बाय बाय।